हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12th केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं जिसका टॉपिक्स नंबर 4 है रासायनिक बलगतिकी और इसका ये पार्ट नंबर भी है 4 है। अभी तक पार्ट 3 नहीं देखे तो चाहकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। और ये टॉपिक्स आप लोग को 10 नंबर पक्का यहाँ पर देकर जाएंगे। अब यहाँ पर समझेंगे इंपोर्टेंट से कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा 1 नंबर के आते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर समझिएगा कि किसका इसकी कोटि, इस इक्वेशंस की कोटि कितना होगी, इस टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो याद रखिएगा कि वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर वेग इक्वेशन, अभी इसके पीछे आप लोग को बताया है पार्ट 3 में कि वेग समीकरण में प्रयुक्त जो साधारण पदों के घातों के योगफल, यानी जितने इसके घात पावर में होते हैं उसके योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि A प्लस बी कोई रिएक्शन से C, तो यहाँ पर R क्या होता है, अभिक्रिया की दर होती है। और वेग के यहाँ पर देखिए A और B ये क्या होते हैं, वेग पदों के ये साधारण होते हैं, यानी कि A और B क्या होते हैं, साधारण। और इसके पावर X और Y, इसके पावर को, यानी कि वेग समीकरण में प्रयुक्त ये R बराबर K साधारण A और साधारण B, यानी कि एक साधारण A के पावर X साधारण B के पावर Y, यानी कि ये याद रखना है कि वेग समीकरण ये वेग इक्वेशंस हो गया K साधारण A के पावर X और साधारण B के पावर Y, ये क्या हो गया, वेग समीकरण हो गया। तो वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घातों के योगफल, यानी साधारण क्या हो गया, ये A के पावर X का साधारण और ये B के पावर Y, यानी कि A के पावर घात हो गया और ये B के पावर Y के साधारण घात हो गया। तो इनके घातों के योगफल की बात करता है, यानी कि X प्लस Y को जोड़ देते हैं, ये इसकी क्या होती है, कोटि होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। एक बार फिर से, जिसको समझ में नहीं एक बार फिर से समझिएगा कि अभिक्रिया की कोटि वे होती है कि जो वेग समीकरण में प्रयुक्त, यानी कि वेग समीकरण R बराबर K, ये A और B ये क्या हो गया, वेग समीकरण हो गया। और इसके प्रयुक्त साधारण पदों, साधारण मतलब क्या होता है, ये A और B के पावर जो यहाँ पर क्या होता है, A और B क्या होता है, साधारण होता है। और इसके घातों के योगफल, यानी कि घात, इसके साधारण A के घात X है और B के साधारण घात Y है, और इसके योगफल जोड़ेंगे तो X प्लस Y, इसी को अभिक्रिया की हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। आया समझ में। क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे पूछ देते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो इसको लिखते हुए यहाँ तक। लेकिन अब क्वेश्चन बाबू पूछता है कि अगर यहाँ पर वेग समीकरण दिया गया है, यहाँ पर R अभिक्रिया की दर इक्वल टू K यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर P साधारण दिया गया है, इसके पावर यानी घात 1/2 है, और Q इसके साधारण के घात 1 है। तो इसकी कोटि हम लोग पूछता है। तो इसको कोटि को क्या करेंगे, ये घात को जोड़ देंगे, योगफल कर देंगे, योगफल मतलब जो 1/2 और 1 जोड़ेंगे, 1/2 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। यानी बात यहाँ पर आप लोग को फ्रैक्शंस भिन्न आता है, अगर 2 LCM हो जाएगा और 1 + 2 = क्या हो जाएगा, 3/2, यानी कि इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3/2। एक क्वेश्चन और लेंगे कि ये वेग समीकरण है, इसके साधारण के घात 2 है, तो यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी घात नहीं है तो यहाँ पर 1 घात लिख सकते हैं। अब पूछ देगा कि बाबू कोटि क्या होती है, तो याद रखना है 2 + 1 जोड़ेंगे तो कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नोट पॉइंट्स हमेशा हमारा ध्यान पर रखना है कि अगर यहाँ पर नोट पॉइंट ये रखना है कि कोटि 0 भी हो सकती है, कोटि भिन्न फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, यानी कि 1/2 में, 3/2 में, यानी कि भिन्न में भी हो सकती है। यहाँ पर निकाल दिए, कोटि का मान अनंत भी होता है। क्वेश्चन बन जाएगा कि अभिक्रिया की कोटि के मान होता है, तो 0 भी होगा, फ्रैक्शन 1/2 भी होगा, और यहाँ पर अनंत भी होता है। और ये एक क्या होता है, वो प्रायोगिक मान होता है ये कोटि का। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझिएगा नोट पॉइंट्स में, नोट पॉइंट्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको समझते हुए ही चलना है। अगर कोटि का मान 0 हो, अगर कोटि का मान अगर 0 आ जाए तो उसको शून्य कोटि का रिएक्शन कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर कोटि का मान 1 आ जाए तो उसे 1 कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं, या उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। अगर कोटि का मान 2 आ जाए तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। अगर कोटि का मान 3 आ जाए तो उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। अगर कोटि का मान 4 आ जाए तो चतुर्थ कोटि अभिक्रिया कहते हैं। कोटि का मान 5 आ जाए तो 5 कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं
अणुकता के बारे में समझेंगे और उसके बाद कोटि और अणुकता में अंतर के बारे में समझेंगे। तो ये आप लोगों के ये बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। उसके बाद आप लोग को अणुकता और कोटि से जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बने वे भी कराएंगे और उसके बाद आप लोगों को हम चलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके अर्ध जीवन काल और इसके बाद ये टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। तो हर एक और रहता है कि अभिकारक के जो एक और 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वे भी करा देंगे। तो ये सारा इंपॉर्टेंस है, आप लोग एग्जाम्स के तौर पर यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अणुकता के बारे में समझेंगे। इसके पहले हम लोग कोटि के बारे में समझ गए थे और इम्पोर्टेंट है कि अणुकता क्या है, ये अणुकता के बारे में समझ जाएंगे। उसके बाद कोटि के बारे में पीछे इसके समझ गए हैं। उसके बाद अणुकता एवं कोटि में अंतर समझेंगे और इसके अनुसार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछेंगे सारा इसमें हम कराएंगे। तो ये देखिए अणुकता क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अणुकता कहते हैं। मान के चलिए कि कोई भी रिएक्शन हो गया H2 + Cl2 रिएक्शंस करेंगे तो 2HCl हो जाएगा। तो इसमें अगर परमाणु या अणुओं की जो न्यूनतम संख्या होगी, कम से कम संख्या होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणुकता बोलते हैं। नोट पॉइंट यहां पर ध्यान पर रखना है कि अणुकता का अधिकतम मान 3 ही होता है, इससे अधिक नहीं होगा। अगर बात करेंगे अणुकता की, जिसको इंग्लिश में मोलिक्यूलरिटी बोलते हैं, इसकी जो होती है वो अणुकता का अधिकतम मान 3 होता है, 3 से अधिक नहीं होता। यानी कि 3 क्या होता है, इसका मैक्सिमम मान होता है, अधिकतम होता है। 1 होगा, 2 होगा और लास्टली क्या होगा, 3 होगा। यानी कि अणुकता का अधिकतम मान कितना होगा, 3 होता है। अगर अणुकता का मान 1 हो, अगर अणुकता का मान 1 हो तो उसे एक आणविक अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। अगर अणुकता की मान 1 हो तो उसको एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। नोट पॉइंट्स यहाँ पर 3 देखिएगा कि अगर अणुकता का मान 2 हो तो द्विव आणविक अभिक्रिया कहते हैं। अगर नोट 3 अणुकता का मान 3 हो तो त्रि आणविक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि अणुकता का मान हमेशा 3, अधिकतम 3 होता है। 1, 2 और 3 यानी कि मैक्सिमम कितना होगा, 3 होगा। अगर 1 होगा तो उसको एक आणविक अभिक्रिया कहेंगे, 2 होगा तो द्विक आणविक अभिक्रिया कहेंगे और अणुकता का मान 3 होगा तो त्रिक आणविक अभिक्रिया कहेंगे। ये A + B कोई रिएक्शन से अभिकारक है और यहाँ पर प्रतिफल C क्या, प्रोडक्ट बन रहा है। नोट 4 की बात हम लोग करते हैं। अणुकता का मान, जो अणुकता का मान भिन्न अर्थात बटा में नहीं हो सकता है। याद ये रखना है कि जो अणुकता का मान होता है वो फ्रैक्शंस में या बट्टे में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है। लेकिन कोटि का मान भिन्न या फ्रैक्शंस में हो सकता है, ठीक। अणुकता का मान शून्य नहीं होता। याद ये भी रखना है कि जो अणुकता होती है इसकी मान शून्य नहीं होती है। यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन नोट 5 की ओर बात करते हैं तो कोटि का मान शून्य होती है। यानी कि जो कोटि अभी अपन पढ़ाए थे तो कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न या बट्टे में भी हो सकता है। तो ये कोटि, ये अणुकता के बारे में समझा दिया और इसके पीछे आप लोगों को कोटि के बारे में समझा दिया। अब हम लोग अणुकता एवं कोटि में डिफरेंस जानेंगे, VVI सारे हैं। उसके बाद अणुकता और कोटि से जो PYQ क्वेश्चंस पूछे गए वे आप लोग करा देंगे। उसके बाद आगे पार्ट 5 में आप लोगों को शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल, इसके बारे में हम बताएंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि अणुकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखे। यानी कि अगर हम बात करते हैं अणुकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर क्या है, तो ये यहाँ पर इधर इस साइड अणुकता लिख देते हैं और इस साइड का लिख देते हैं अभिक्रिया की कोटि लिख देते हैं। क्वेश्चंस में यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि देखिए अणुकता के बारे में समझेंगे इधर और इधर हम समझेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में, यानी कि डिफरेंस, इसके अंतर क्या होते हैं। तो याद रखना है कि यह अणुकता जो होता है यह अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि मान के चलिए कि अणुकता की बात करता है तो यह अभिकारक के अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब कि मान के चलिए कि अगर एक कोई, मान के चलिए कि यहाँ पर A + B कोई रिएक्शन है और यहाँ पर C + D है,
तो ये A+B अभिकारक है, और अभिकारक में कितने अणु हैं इस पर ये निर्भर करता है, यानी कि यह अभिकारक के अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। मान के चलिए अभिकारक में यहाँ पर अणुओं की संख्या 1 मतलब कि लिख दिए और 2 लिख देते। ये आप लोग समझना है कि यहाँ पर जो इसके डिफरेंस बाबू होते हैं कि अब यह अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर यह अभिकारक के सांद्रण के परिवर्तन पर निर्भर करता है, यानी कि अभिकारक के सांद्रण क्या हो गया, यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पर ये जो अब C यहाँ पर हो गया कंट्रैक्शन यानी कि सांद्रण हो गया, तो इसको हम लोग करते हैं कि इसके सांद्रण पर ये निर्भर करता है। कौन, तो ये याद रखना है कि यह अभिक्रिया के सांद्रण के परिवर्तन पर निर्भर करता है, यानी कि सांद्रण यानी कि यहाँ पर सांद्रण यहाँ पर डेल आ जाती है, क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अभिक्रिया यहाँ पर यह अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करता है। कौन, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पर दो यहाँ पर समझे कि पहला कि यह अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, और जो कोटि होती है यह अभिकारकों के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करती है। क्लियर। अब यह समझिएगा जो ये अणुता होता है बाबू, यह हमेशा पूर्णांक में होता है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, मैथ्स के अंदर आप लोग पढ़े हैं कि 1 2 3 ये क्या होते हैं, पूर्णांक के नंबर्स होते हैं। तो यह हमेशा पूर्णांक में होता है। कौन, अणुता। लेकिन यह कोटि की अगर बात करते हैं तो यह पूर्णांक एवं भिन्नांक दोनों में हो सकता है। यानी भिन्नांक मतलब क्या होता है, बाटा में भी हो सकता है कोटि, और पूर्णांक गिनती में यानी 1 2 3 भी हो सकता है, यानी कि 1 2 3 के रूप में भी लिख सकते हैं किसको, कोटि को, या 1/2 3/2 यानी कि फ्रैक्शंस में भी हम लोग कोटि को लिख सकते हैं। क्लियर। तीसरा नंबर बाबू कोट यहाँ पर आते हैं अणुता के बारे में लिखे भी है कि यह एक सैद्धांतिक मान है, याद रखना है। और ये तीसरा में ये एक प्रायोगिक मान होता है। कौन, कोटि की बात करते हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, प्रायोगिक मान होता है, और अभिक्रिया की अणुता क्या होती है, एक सैद्धांतिक मान होता है। अब अणुता की ओर चलते हैं। 4 नंबर अणुता, इसका अधिकतम मान 3 होता है। अणुता का आप लोग परिभाषा भी बताए थे कि इसका जो मैक्सिमम मान होता है वह 3 होता है, लेकिन इसका अधिकतम मान n होता है, यानी कि 100 भी हो जाएगा, 100 भी हो जाएगा, 3/2 भी हो जाएगा। तो कोटि का मान अनंत तक होता है। पता है भी है कि कोटि का मान क्या होता है, अनंत तक होता है। अब हम लोग 5 नंबर बाबू चलते हैं कि इसका मान भिन्न में नहीं हो सकता है। अगर अणुता की बात करें और कहे कि 1/2 अणुता, तो अणुता भिन्न में नहीं होती है। कोटि, इसका मान भिन्न में हो सकता है। कोटि का मान 1/2 भिन्न में भी हो सकता है, इन्फिनिटिव अनंत में भी हो सकता है। तो ये अणुता एवं कोटि में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसके आप लोग को भी इंपोर्टेंस आते हैं। इस पर हम लोग जिस टाइप्स के आप लोग यहाँ पर है, अब यहाँ पर इसके क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर समझेंगे कि अणुता किस प्रकार का मान है। क्वेश्चन से आप लोग को पूछ देगा कि प्रायोगिक मान है, सैद्धांतिक मान है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि अणुता एक प्रकार की क्या है बाबू, सैद्धांतिक मान है। अभी आप लोग को डिफरेंस बताए हैं। अणुता का अधिकतम मान कितना होगा, तो याद रखना है कि अणुता का जो अधिकतम मान होता है बाबू 3 होता है। और यहाँ पर कोटि की बात करते हैं तो कोटि का अधिकतम मान अनंत होता है, यानी कि 1 भी होगा, 2 भी होगा, 100 भी होगा, 500 भी, 800 यानी अनंत होगा। अब देखिए ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा। मान के चलिए यहाँ पर समझिएगा कि H2 आप प्लस में O, ये आप लोग का रिएक्शन है। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं कि डेल टेम्परेचर दे देते हैं। तो ये आप लोग को टेम्परेचर देंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए कि H2 जल है, और इसी जल का अगर हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर देकर यहाँ पर रिएक्शंस करा रहे हैं, तो ये H2O बहुत क्या होगा, जल्दी यहाँ पर तेज होगा वेग, और वेग तेज होगा तो यहाँ पर रिएक्शंस बन जाएगा H2O। तो यानी क्या हो जाएगा कि जब हम ताप को, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर मान के चलिए किसी चालक का, फिजिक्स में भी किसी चालक का अगर मान लीजिए कि कोई भी चालक का अगर प्रतिरोध की बात करते हैं, रेजिस्टेंस R होता है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने पर उसका ताप क्या हो जाता है, अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये आप लोगों को अणुता एवं कोटि में क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया,
शून्य कोटि के अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल और प्रथम कोटि के अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल, ये दो मतलब कि 2 पार्ट्स में कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद ये टॉपिक्स एंड हो जाएगा। इससे बाहर आप लोग के एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है।